नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ती, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष शैक्षिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में रंगनाथ तिवारी जी की एक चर्चित एकांकी शहादत की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने रंगनाथ तिवारी जी का परिचय और शहादत एकांकी के कथा वस्तु की हमने चर्चा की है। आज के इस ताशिका में हम शहादत एकांकी के केंद्रीय चरित्र शोएब खां की चारित्रिक विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। मराठी भाषा के आद्य कवि मुकुंदराज स्वामी के पावन स्थली अंबाजोगाई नगरी को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले अहिंदी भाषी साहित्यकार श्री रंगनाथ तिवारी का जो जन्म है हम जानते हैं कि सोलापुर में हुआ। तिवारी जी की मातृभाषा राजस्थानी होने के बावजूद भी अध्यापन की भाषा हिंदी और संरचनात्मक लेखन की भाषा मराठी रही है। मराठी भाषा के वे साहित्यकार रहे हैं, साथ ही उन्होंने हिंदी में भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की है। साथ ही कुछ अनुवादित रचनाएं भी उल्लेखनीय है। कई सारे पुरस्कार उनको प्राप्त हैं। तो ऐसे एक चर्चित रचनाकार रंगनाथ तिवारी द्वारा लिखित ये जो शहादत एकांकी है एक महत्वपूर्ण चर्चित और सफल रेडियो एकांकी है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम की लड़ाई में पत्रकार शोएब की जो शहादत होती है उसको आधार बनाते हुए इस एकांकी का निर्माण हुआ है। धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की सोच रखने वाले पत्रकार शोएब जो शहीद हो जाते हैं, उनका ये जो शहादत है आज के समय में मूल्यहीन होती जा रही जो पत्रकारिता है उसके सम्मुख एकांकीकार ने शोएब की आदर्शवादिता को इस एकांकी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि रंगनाथ तिवारी का ये जो शहादत नाम का एकांकी है हैदराबाद मुक्ति संग्राम की घटना पर आधारित है। जिस समय देश को आज़ादी मिली, परंतु हैदराबाद की जो रियासत है जिसका नवाब अपनी रियासत को भारत में विलीन करने से तैयार नहीं था, उसे जनतंत्र नहीं तो उसे राजेशाही चलाने की मनीषा थी। देश की आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत में स्थित गांव-गांव में ये जो आज़ादी है उसकी लहर दौड़ गई। अपनी रियासत में फैली हुई आज़ादी की हवा को निज़ाम ने धार्मिक रंग देते हुए चैन सुख से जीवन स्थापित करने वाले हिंदू मुसलमानों के आपसी सद्भाव भाईचारे को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया है। लोगों में फैले आज़ादी के आंदोलन का स्वामी रामानंद तीर्थ ने जो नेतृत्व किया उसमें अपने धर्म जाति से ऊपर उठते हुए लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। शहादत एकांकी इसी आंदोलन में अपने मूल्य एवं उसूलों को बनाए रखने वाले उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक शोएब खां के शहादत पर आधारित है, जो अपने दैनिक में आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। जो वह नवाब के धर्म के बहकावे में आकर न प्रलोभन के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार के प्रलोभनों एवं दबावों से न डरने वाले शोएब खां एक महत्वपूर्ण आंदोलक थे। तो इस प्रकार शोएब की निज़ामी ताकतों ने क्रूरता के साथ हत्या कर दी। तो इस प्रकार इस एकांकी में शोएब खां की जो ये शहादत है उसकी कथा को प्रस्तुत करते हुए उसमें स्थित मूल्य तत्व एवं
वसूलों को भी विवेचित करने का जो प्रयास है एकांकीकार ने किया है। तो इस हैदराबाद मुक्ति संग्राम में शोएब का त्याग एवं बलिदान अमर हो जाता है। श्री रंगनाथ तिवारी की एकांकी शहादत के प्रमुख पात्र शोएबुल्लाह उर्फ शोएब हैदराबाद से निकलने वाले उर्दू पत्र इमरोज के वे संपादक हैं। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपने देश प्रेम एवं निजामों के खिलाफ उनकी भूमिका के कारण निजाम के द्वारा उसकी हत्या की जाती है। प्रस्तुत एकांकी में शोएब का जो चरित्र है वह धर्मांधता एवं सभी प्रकार की संकुचित मानसिकता से ऊपर उठते हुए वास्तविक रूप में मनुष्यता की व्याख्या करते हुए गांधी जी के विचारों की सामाजिक स्थैर्य के लिए आवश्यकता को प्रतिपादित करता है। आदर्श संपादक देशप्रेमी एवं अपने तत्वों के लिए अपनी जान देना भी शोएब के लिए बड़ी बात नहीं है। शोएब के द्वारा अपने पत्र इमरोज में प्रकाशित विचारों के कारण नवाब परेशान है। वह रात के 1 बजे शोएब के कचहरी में पहुंच जाता है। पहले वह शोएब को जैसे कि उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बाद अपने धर्म के आधार पर उनका साथ देने की मांग वो रखता है। तब शोएब उसे धर्म की सही व्याख्या से परिचित कराने पर नवाब उन्हें पैसों का प्रलोभन देते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को रातों रात उपलब्ध कराने की बात करता है। शोएब उसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि तुम्हें मुबारक तुम्हारी जन्नत, हमें हमारा आशियाना मुबारक। जब वह अपने विरोध में किए जाने वाले लेखन को बंद करने के लिए शोएब से कलम की कीमत बोलने को कहता है, तब शोएब कहता है कि कोई नेक इंसान अपनी कलम बेचने को राजी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उसकी रूह होती है, उसका ईमान होता है। आप इंसान को खरीद सकते हैं, इंसान की इंसानियत और ईमानदारी को नहीं। धर्म के नाम पर अपना पक्ष रखने के लिए नवाब शोएब पर दबाव बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे शोएब गुस्सा हो जाता है और नवाब को अपनी कचहरी से बाहर जाने की बात करता है। नवाब कचहरी से बाहर जाते समय उसे शोएब जो बात कहता है उसकी आज के समाज के लिए आवश्यकता है। वो कहता है कि मनुष्य को इंसान ने बनाया है और इंसान ने धर्म बनाया, तो मैं मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था के लिए भगवान द्वारा बनाए गए इंसान और इंसानियत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इस एकांकी में शोएब के आदर्शवादिता के प्रतिमान हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों को नकारता है और नवाब द्वारा उसकी जान को खतरा होने पर भी वह उससे न डरता है। बलिदान के लिए वह तैयार होता है। मृत्यु शैया पर पड़े हुए शोएब के उसके जो माता पिता है एवं पत्नी के साथ उसने जो संवाद किए हैं, उन संवादों के माध्यम से उसका शौर्य तथा उसके परिवार पर गांधीवादी विचारों के प्रभावों का जो ज्ञान है हमें हो जाता है। तो इस प्रकार शोएब हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन सभी देशभक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार इस एकांकी का केंद्रीय जो चरित्र है, इमरोज दैनिक पत्र का संपादक शोएबुल्लाह, जो निजाम के किसी भी प्रकार के प्रलोभन या धमकी से या धर्म का वास्ता आदि को त्यागता हुआ वह देश की खिदमत करना चाहता है। देशभक्ति के कारण वह अंत में अपना बलिदान देता है। तो इस एकांकी को हम रंगमंच की दृष्टि से भी देखते हैं।
इस एकांकी को मंच की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस एकांकी में रंग संकेत दिए गए हैं, परंतु ये जो रंग संकेत है काफी नहीं है। संपूर्ण एकांकी में 3 स्थान या दृश्य हैं। हम जानते हैं कि पहला जो स्थान है इमरोज का कार्यालय या शोएब का दफ्तर है। ये जो समग्र एकांकी की जो कथा है वो 3 स्थानों पर घटित है। हम जानते हैं कि पहली जो घटना है, पहला जो स्थान या दृश्य है वह इमरोज का कार्यालय है, शोएब का दफ्तर है। शोएब अपने दफ्तर में संपादकीय लेख लिख रहे हैं, रात के 1 बजे हैं और नवाब शोएब को मिलने के लिए आया है। उन दोनों के बीच में चर्चा होती है। हम जानते हैं कि नवाब उनका जो लेख है, संपादकीय लेखन बदलने के लिए कहता है। उसके लिए सबसे पहले तो उनकी प्रशंसा करता है लेखनी की, उसके बाद उनको कुछ प्रलोभन देता है, पैसे देने की बात करता है, भौतिक सुख सुविधा की बात करता है, अपने धर्म का वास्तव दिखाता है। अंत में वह जैसे कि नवाब की सरकार में उन्हें मंत्री बनाने की भी वह बात करता है। इन सारे प्रलोभनों को वह विरोध करते हुए अपने उस कार्यालय से, ऑफिस से जाने के लिए कहता है। दोनों में इस प्रकार का संघर्ष होता है। उसके चले जाने के बाद दूसरा जो दृश्य है, दूसरा जो स्थान है सड़क पर का है। इमरोज पत्रिका के मैनेजर जो शोएब के साले हैं और शोएब दोनों सड़क पर बातचीत करते हुए घर की ओर निकलते हैं। नवाब के द्वारा शोएब को जो धमकाया गया है उसका जो डर है वो मैनेजर के मन में है। अगर 4-5 लाख वो दे सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ये जो मैनेजर हैं वह शोएब को समझा रहा है कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहिए, या रात बेरात इस प्रकार बाहर घूमना अच्छा नहीं है। तब शोएब कहता है कि शोएब शहीद हो सकता है, मर नहीं सकता। तो इस प्रकार की बात सड़क पर बातचीत करते हुए ये दोनों घर की ओर निकलते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्थान है या तीसरा जो दृश्य है शोएब के मकान का दृश्य है। जैसे ही वह शोएब मकान के पास पहुंचते हैं तो उन पर गोलियां भुन जाती हैं। इतना ही नहीं तो वह जैसे कि बेहोश अवस्था में गिर जाते हैं। वहाँ शोएब का खून होता है और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार ये 3 स्थान हैं, 3 स्थानों पर ये घटित घटना है। तो इस दृष्टि से इस एकांकी में स्थान की एकता नहीं है, एक स्थान पर ये घटित नहीं है, अलग अलग 3 स्थानों पर घटित घटना है। तो कार्य एकता के दृष्टि से भी विचार किया जाए तो इस एकांकी में कार्य एकता नहीं है। शोएब से बातचीत, जैसे कि हम जानते हैं कि सड़क पर बातचीत हो रही है, उसके बाद शोएब का खून होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो इस दृष्टि से कार्य एकता नहीं है। इस एकांकी में केवल काल एकता दिखाई देती है। एकांकी में नाट्यकात्मकता भी अधिक नहीं है। तो इस एकांकी की कथा का जो अभिनय है, नाटकीयता है, वह भी अधिक मात्रा में हम कर नहीं सकते। अभिनय के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और इस एकांकी की मंच की अपेक्षा रेडियो से अधिक ये जो कथानक है उपयुक्त दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस एकांकी को मंच पर खेलना या उसका अभिनय करना कठिन है, परंतु रेडियो के माध्यम से उसको प्रसारित करना अधिक उपयुक्त है। इसी कारण इसे रेडियो एकांकी के श्रेणी में रखा जा सकता है। रेडियो नाटक में ये जो तर्क संगति है उसका जो निर्वाह है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तर्क संगति यानी कि स्थान की एकता,
कार्य की एकता और काल की एकता की आवश्यकता नहीं है, परंतु मंच पर अभिनय करने की दृष्टि से ये जो तर्क संगति है उसकी आवश्यकता होती है। रेडियो नाटक में तर्क संगति के निर्वाह की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो नाटक में केवल ध्वनि परिवर्तन से अथवा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के प्रयोग से अपेक्षित प्रभाव निर्माण किया जा सकता है। रेडियो नाटक में सर्वाधिक जो बल है वह उच्चारण पर या ध्वनि प्रयोग पर होता है। रेडियो की तरह इस प्रकार के एकांकी को दूरदर्शन पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु मंच पर इसका प्रयोग असंभव तो नहीं है, परंतु मुश्किल अवश्य है। मुश्किल इसलिए है कि इसके अंतर्गत जो दृश्य है, दृश्य परिवर्तन के लिए मंच पर अंधेरा करना होगा। मंच की जो सज्जा है बदलकर नया मंच कुछ मिनटों में वहां तैयार करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पहले दृश्य में शोएब का कार्यालय है, तो मंच पर शोएब का कार्यालय दिखाना पड़ेगा। पहला दृश्य समाप्त होने पर मंच पर की जो व्यवस्था है निकाल देनी होगी। यह सब कुछ मिनटों में ही करना होगा मंच पर। उसके बाद दूसरा जो दृश्य है सड़क का आभास पैदा करना होगा। फिर इस दृश्य के बाद शोएब का घर तैयार करना होगा और उसके बाद शोएब के हाथ कटे हुए हैं, इसे बतलाना या वैसा अभिनय करना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इस एकांकी को रेडियो के माध्यम से ही अधिक उपयुक्त कहा जाएगा या रेडियो के माध्यम से उसका प्रसारण अधिक उपयुक्त होगा। वहाँ एकांकी में आए सभी जो दृश्य हैं ध्वनि प्रयोग द्वारा उपस्थित किए जा सकते हैं। एक सफल रेडियो नाटक की दृष्टि से इसकी ओर हम देख सकते हैं।